सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त राजवंश के बारे में, और गुप्त राजवंश के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। और अक्सर इस टॉपिक से, गुप्त राजवंश से क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे यानी कि चैनल जो है जीके संसार, उसमें जो हमने वीडियो अपलोड किया है उससे बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बिल्कुल टैली कर जा रहे हैं। और इसका प्रूफ मैं दूंगा कि अभी हाल में ही जो तेलंगाना में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे वीडियो से हूबहू सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन मैं बता दूं, अगर अभी तक आप जीके संसार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। चैनल से जुड़ने से आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से वीडियो यहाँ पे दी जाएगी। रोज़ाना 1 से 2 वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद नहीं आता या वीडियो पसंद नहीं आती तो आप बेझिझक डिसलाइक बटन प्रेस करें और कमेंट देने में बिल्कुल ना हिचकें, क्योंकि ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ना सब्सक्रिप्शन चार्ज लगता है, ना लाइक और शेयर का लगता है। इसलिए इसमें आप बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट करें, लाइक और शेयर करें और जो भी अपना सुझाव हो आपका वो मुझे बताएं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। जो पहले बता दूं कि गुप्त राजवंश जो था उसका जो पीरियड था वो 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक था। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि गुप्त किसके समान थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामान्य थे। ठीक है, फिर निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्री और पुरुष में बराबरी थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो स्त्री और पुरुष को बराबरी का हक जो दिया गया था वो दिया गया था आपका गुप्त काल में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अजंता में चित्रकारी है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? तो अजंता चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपयुक्त सभी के कारण। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए थे गुप्त काल, इस वजह से इन्हें क्लासिकल युग कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है एक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किस पे विजय किए, उसके बाद उन्होंने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुनों को परास्त करने के बाद, या शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। बाल विवाह की प्रथा
आरंभ हुई थी, किस काल में हुई थी? ऑप्शन हमारे है पास है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में। तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो हुई थी गुप्त काल में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने जो शासन किया, अभी ने हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, लेकिन चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 324, 325 से 375 या 566 से 597। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 319 से 500। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप देख सकते हैं कि हाँ इसका आंसर आपको पता है या नहीं है। उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार खुद से भी इस वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करें। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अमरकोश जो थे वो, अमरकोश के जो लेखक थे अमर सिंह, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार से जुड़े थे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो जो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था आपका नालंदा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? जो मंदिर निर्माण कला जो है वो किस काल में उसका जन्म हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या संध्यव काल में। तो मंदिर निर्माण कला जो है वो गुप्त काल में इसका जन्म माना जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा जारी की गई उसे क्या कहा जाता था? दिनार, कासारपन, निस्क या काकिनी। तो गुप्त काल में जो सोने के मुद्रा चलाए गए थे उसे दिनार कहा जाता था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? गुप्त राजा जो थे विक्रमादित्य, उनकी पदवी किसने ग्रहण की थी? यानी कि किस राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी पदवी दी गई थी? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई है, पदवी दी गई है, वो दी गई है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? कौन सा गुप्त शासक था जो कि दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो ऐसा करने वाले जो शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो भारत संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो गुप्त संवत है 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे ऑप्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ले सकते हैं, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। सोने के सिक्के को तो हम दिनार कहते थे, लेकिन जो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी किए गए उसे किस नाम से हम जानते थे? ऑप्शन है रूपक, कासारपन, दिनार या पन। तो जो चांदी के सिक्के थे उसे रूपक कहे जाते थे।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की जो सैनिक की उपलब्धियां हैं वो किस अभिलेख में उसका वर्णन मिलता है? एरन के, गया के, नालंदा के अभिलेख में या प्रयाग के अभिलेख में? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां जो हैं वो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो ये जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम जो कहा गया स्कंदगुप्त को वो किस काल में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख? तो स्कंदगुप्त को जो सर्कोपम कहा गया है वो कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के कारण? तो जो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध हुआ वो कला एवं स्थापत्य के कारण प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? जो 319 से 320 जिसे हम गुप्त संवत कहते हैं उसे चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। तो किस उपलक्ष्य में उन्होंने इसे प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में या हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जो 319 से 320 तक था का प्रारंभ जो किया था वो किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपलब्धि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो आपके विक्रमादित्य की उपाधि जो थी वो कब धारण की? तो ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन में बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपयुक्त सभी। तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन हमारे पास है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो ऐसा करने वाले थे आपके स्कंदगुप्त, इन्होंने ही हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त। तो ये सारनाथ में जो धमेक स्तूप है वो गुप्त काल में निर्माण किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? तो उज्जैन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। फाहियान और हेनसांग ने दोनों मतलब कौन से क्रमशः राजाओं के राज्यों को देखा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो ये आपका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, क्योंकि फाहियान जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे और हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जो तांबा का सिक्का जो था वो जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामगुप्त। रामगुप्त ने ही तांबे का सिक्का जारी किया था। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता बने थे वो थे आपके विष्णु। ठीक है, विष्णु को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। जो अगला क्वेश्चन है वो है गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी या इनमें से कोई नहीं? तो जो गुप्तकालीन शासक था वो राजतंत्रात्मक था।
गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी या जिसे दरबारी भाषा कहा जाता है, वो जो था वो संस्कृत था। गुप्त शासकों के जो दरबार में जो भी कार्य होते थे वो संस्कृत भाषा में की जाती थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। तो ये जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती। तो श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने समुद्रगुप्त से बोधगया में भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, यानी कि बी ऑप्शन। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बयाना, भरतपुर, देवगढ़, झांसी, भूमरा, मध्य प्रदेश, तिगवा, मध्य प्रदेश। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है वो बयाना, भरतपुर से हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं लाइव सेशन आप सबको दूं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अगर नहीं आई तो डिसलाइक बटन प्रेस करें, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।